हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सिविल थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ के डे 8 में पहुंच गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। तो इस सिविल थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम लोग एसएससी जेई गेट ईएसई और स्टेट एईजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनकी हेल्प से अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हमसे एग्ज़ाम में आया हुआ एक भी सवाल मिस ना हो। तो अभी हम लोग एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम 75 क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स में आए हुए एसएससी जेई के सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 76 to 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है विच इज़ इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली इन सारे सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोड करते हैं। दैट मीन्स एज ऑफ टुडे 5 जून 2020 जो हमारा टाइम टेबल है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वो ये है। और इस टेलीग्राम चैनल में अराउंड 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग अभी तक अपलोड कर चुके हैं। तो वहाँ जाकर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का अलग टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए अलग टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग जो हमने आज फ्लूइड मैकेनिक्स में क्विजेस पोस्ट किए थे अपने टेलीग्राम चैनल में उसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस फॉर अ वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन आर सबमर्ज्ड इन वाटर एज शोन इन द फिगर विद वन साइड ऑन द फ्री सरफेस वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड अल्टीट्यूड h। तो एक हमें ट्रायंगुलर सरफेस दे रखा है, ये हमारा फ्री सरफेस है वाटर का और इस पर एक ट्रायंगल है हाइट h का। अब इसने बोला है सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करो। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है हम इससे पिछले लेक्चर में दैट मीन्स डे 7 वाले लेक्चर में जान चुके हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है वो एक्ट करता है। ठीक है, तो जो F = ओमेगा AX बार था वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और सेंटर ऑफ प्रेशर को निकालने का हम 3 केस पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल अगर हमारी कोई बॉडी हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ प्रेशर = होता है x बार। और अगर हमारी जो बॉडी है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x बार प्लस IG sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय AX बार। और यदि जो हमारी बॉडी है वो सिंपली वर्टिकल है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उस केस में जो थीटा इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो ये हो जाता है x बार प्लस IG डिवाइडेड बाय AX बार। तो यहाँ पे जो x बार है, x बार इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो ये बॉडी है इसका जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर होगा उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम x बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और IG इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एक ऑब्जेक्ट था, वो फ्री सरफेस को ऐसे टच करते हुए रखा गया था। इसकी विड्थ थी b और इसकी हाइट थी h। तो इसमें भी सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा गया था। तो इसमें हमने सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू जब कैलकुलेट की थी तो वो आई थी 2h डिवाइडेड बाय 3। अब इस क्वेश्चन में हमें इस फिगर के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमें पता है जब कोई भी वस्तु वर्टिकली रखी हुई होती है तो हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है x बार प्लस IG डिवाइडेड बाय AX बार। यहाँ पे जो x बार है ये है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी है ये ट्रायंगुलर है, इसका हमने विड्थ मान ली b। ठीक है, तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है फ्रॉम इट्स बेस, ये h हाइट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं होगा एट द हाइट ऑफ h/3। ठीक है, ऊपर से यहाँ से 2h/3। ठीक है, तो h/3 डिस्टेंस होगा यहाँ से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही x बार भी होगा हमारा। तो x बार की वैल्यू हमें पता चल गई। IG फॉर अ ट्रायंगल, IG की वैल्यू दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी BH³ डिवाइडेड बाय 36 ना। आपको पता होना चाहिए एक रेक्टेंगल के लिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है B और D, इसकी 2 साइड्स हैं तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³ बाय 12।
ट्रायंगल के लिए जिसकी हाइट h है और बेस b है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा bh³/36, और जो एक सर्कल है ऑफ डायमीटर d, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा πd⁴/64। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों का, इन तीन ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग रख देते हैं सारी वैल्यूज़। एक्स बार की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, व्हाट, h/3 प्लस IG की वैल्यू bh³/36, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, bh/2, और एक्स बार की वैल्यू अगेन h/3 हो जाएगी। तो यहाँ से ये कटा तो हो गया 18, तो हो गया h/3 प्लस bh³ डिवाइडेड बाय bh² इंटू 18×3 = 54। ओके, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, h² से h² कैंसिल हो गया, तो हो गया h/3 प्लस व्हाट, ओके, ये 18 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो ये 1 6, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, 54 नहीं होगा, h/3 6 यहाँ पर भी नहीं होगा, ये 6 यहाँ पर आएगा, h/3 प्लस h/6। यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। ओके, देन 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये 6 नीचे ही रह गया, बाकी ये bh³/bh² यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, b से b कैंसिल, h² से h² कैंसिल, तो ये हो गया h/3 प्लस h/6 सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये इजुगस टू क्या हो जाएगा, 6, 3 2 या 6 प्लस h, तो ये इजुगस टू हो जाएगा 3h/6, तो इजुगस टू हो जाएगा h/2, तो h/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमेशा 3 केसेस होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल का केस, इसके केस में यहाँ पे मान लीजिए फ्री सरफेस है, तो इसके केस में जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होगी इट विल बी 2h/3। एक होता है हमारा ट्रायंगल ऐसा जो अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें हमने फाइंड आउट करी है अभी अभी, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होती है h/2। और एक हमारे पास ट्रायंगल होता है इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो इस केस में जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा इट विल बी 3h/4। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि आप जो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, SSC JEE या किसी भी AE के एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े और सीधा आप लोग मार्क कर सकें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेशन ऑफ अ बकेट कंटेनिंग वाटर एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सेस एट कॉन्स्टेंट स्पीड शैल प्रोड्यूस। तो एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको हम लोग उसके जो वर्टिकल एक्सेस है उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, फोर्स्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो यदि हम कोई टॉर्क बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम फोर्स्ड वर्टेक्स कहेंगे। वहीं जो मान लीजिए आपका जो वॉश बेसिन होता है, उसमें जो है पानी खुद ही खुद ऐसे करके घूमता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री वर्टेक्स। ठीक है, और मान लीजिए कोई नदी है, नदी में कहीं गड्ढा है, वो भी खुद ही खुद अंदर को ऐसे करके जा रहा है, तो उसको भी हम लोग फ्री वर्टेक्स कहेंगे। लेकिन इस केस में जो हमें दे रखा है वो होता है फोर्स्ड वर्टेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ लेवल रोड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। तो एक रोड थी, उसमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, 0.5 मीटर डायमीटर है इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का, हाइट दे रखी है 0.8 मीटर इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की। इसमें पानी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द इनिशियल अलाउेबल हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इफ देयर इज़ नो स्पिल। तो ये जो हमारा टैंक है ना, ऊपर से खुला हुआ है, तो बोल रहा है कि जो हमारा पानी की हाइट हम मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं कि जो हमारा पानी है यहाँ से गिरे ना। इसका मतलब जो हमारा पानी है वो यहाँ तक ही जाए। ठीक है, तो हमारा पानी मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। अब हमें हाइट निकालनी है h। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x। ठीक है, तो ये एंगल है थीटा, मान लीजिए ये एंगल भी है थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा पानी इस तरीके से बना सकता है कुछ फॉर्मेशन एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में जो tan थीटा की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इट इज इक्वल्स टू
ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन का होगा ए जेड प्लस जी। मतलब मान लीजिए जो हमारा ये कंटेनर था ये z डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन शो कर रहा होता तो हम तब ए जेड लेते, लेकिन इस केस में हमारा कंटेनर z डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन शो नहीं कर रहा है तो हमारा टेन थीटा होगा इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो टेन थीटा इज व्हाट, x डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 0.25। तो टेन थीटा इज x डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 5 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81। ठीक है, तो यहाँ पर से x आ जाएगा 5 इंटू 0.25 इज 5 इंटू 0.25 इज 1.25 डिवाइडेड बाय 9.81। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, द व्हाट इज, अब x हमें मिल गया, पूरी हाइट हमें पता है 0.8 मीटर, हमें निकालना है h। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 माइनस x। तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 9.81। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए 10 ले लेता हूँ। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0.125। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट 0. तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.675। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इट विल बी 67.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यों, बिकॉज ये 0.675 मीटर आएगा तो इसको हम सेंटीमीटर में कर देंगे 67.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ये सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर में निकालना था, तो आंसर इज 67.3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज, ऑप्शन ए इज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन कोइंसाइड्स विद द centroid of the volume of fluid displaced, then remains above the center of gravity and then remains below the center of gravity। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जो मान लीजिए हमारी बॉडी है कोई, ठीक है, ये फ्लूइड है, इसमें बॉडी तैर रही है, तो जो जितना बॉडी ने फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया, ये जो इतना ये सारा का सारा फ्लूइड डिस्प्लेस किया है बॉडी ने, इस वॉल्यूम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो सेंट्रॉइड होगा वहाँ पे हमारा जो बॉयंसी फोर्स है दैट मीन्स एफ बी ये एक्ट करता है। ठीक है, इसकी को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट मीन्स द सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बॉयंसी इक्वल टू। तो जो सबमर्ज्ड बॉडी होती है उसमें जो बॉयंसी फोर्स लगता है वो इक्वल टू कितना होता है, बॉयंसी फोर्स एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल इट इज इक्वल्स टू व्हाट, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जितना हमारी जो बॉडी है वो वाटर को डिस्प्लेस करेगी उतना ही उस पर बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ को लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स किसकी हेल्प से डिटरमाइन हम करते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर इज। तो मेटा सेंटर क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग बॉडी होती है, मान लीजिए फ्लोटिंग बॉडी है, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं यहाँ है, और जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज व्हाट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो वो कहीं यहाँ है। अब हम इसको जब थोड़ा सा एंगुलर टिल्ट देंगे तो जो हमारी बॉडी है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी था वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो कुछ और होगा। तो मान लीजिए जो हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी वो है ये। ठीक है, अब जब हम सेंटर ऑफ बॉयंसी को इस वाली वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये वाली लाइन और जो ये जहाँ पर बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो वाली लाइन जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। ठीक है,
तो अ फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अभी इसको इस तरीके को टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा मेटा सेंटर है वो यहाँ पे है, और जो हमारा जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है यहाँ पे W, ठीक है। तो हम टिल्ट तो यहाँ को कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा तो जो ये W और जो FB है इसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। दैट मीन्स वो इस तरफ को, इस बॉडी को वापस घुमा देगा। देखिए ये W इधर को लग रहा है और FB इधर को लग रहा है, तो इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा जो टिल्टिंग इफेक्ट को कंपेंसेट कर देगा। लेकिन अगर जो हमारा मेटा सेंटर है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हुआ तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये हमारा सेंटर ऑफ बुओयेंसी है, ये पहले था और फिर उसके बाद जब टिल्ट हुआ तो यहाँ कहीं हुआ, और उसके बाद जो हमारा मेटा सेंटर है वो कहीं यहाँ है, ठीक है। तो हमारा जो वेट लग रहा होगा वो इस इधर को लगेगा, और जो हमारा सेंटर ऑफ बुओयेंसी है, जो हमारा बुओयेंट फोर्स है वो इस तरफ को लगेगा। तो जो हमारा टिल्टिंग है वो भी इसी डायरेक्शन को है, और जो हमारा वेट और बुओयेंट फोर्स की वजह से जो एक टॉर्क लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। इसीलिए वो हमेशा वही बॉडी स्टेबल होती है जिसमें जो हमारा मेटा सेंटर है इट इज़ अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द बुओयेंसी डिपेंड्स अपॉन। तो बुओयेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ऑप्शन इज प्रेशर विद विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, देन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड कंप्रेसिव। तो बुओयेंसी एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। हमें पता है बुओयेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज रो जी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। तो जो हमारी इमर्स्ड बॉडी है उसमें जो रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तो जो हमारी लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर क्या होता है? बुओयेंसी फोर्स, वो बी पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे एक्ट करता है। मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज, ठीक है, इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहाँ पे फोर्स ऑफ बुओयेंसी एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो कोई भी इमर्स्ड बॉडी है उस पर जो अपवर्ड वो लगता है, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? बुओयेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्स ऑफ बुओयेंसी कहते हैं हम इसको। अगला सवाल है एन ऑड शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 kg एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ठीक है। तो एक बॉडी है, ऑड शेप्ड है और ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है एक उसके अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके 7.5 kg दे रखा है, ठीक है। ये kg हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही अपने पढ़ रखा है कि जो kg होती है ये मास की यूनिट होती है, ठीक है। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है वेट की यूनिट। तो हमें यहाँ पे मास दे रखा है बॉडी का 7.5 kg और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 0.01 क्यूबिक मीटर। तो हमें पता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ पे वेट नीचे को एक्ट करेगा और बुओयेंट फोर्स ऊपर को एक्ट करेगा। तो वेट इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स, वेट ऑफ बॉडी विल बी mg, ठीक है। मास हमें दे रखा है 7.5 kg इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स क्या होता है? रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो m हमें दे रखा है 7.5, g से g कैंसिल हो जाएगा। अब ये है कहाँ? इन अ फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है फ्लूइड की, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है, दैट मीन्स डेंसिटी हमें नहीं पता फ्लूइड की, तो डेंसिटी को हम रो लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा? जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है वो है कितना? 0.01 क्यूबिक मीटर, तो इट विल बी 0.01 मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ जाएगा? 7.5 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू 100,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 750 kg/m³। अब हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमने निकाली अभी 750, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 kg/m³। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन है, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ। तो एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी। ऑप्शन ए इज इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, देन इट मूव्स वर्टिकली, देन इट रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है वो भी इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उसमें जो फोर्स है यहाँ की साइड से, ये बॉडी है ये इस साइड को मूव कर रही है, तो इसमें इधर का फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, इस डायरेक्शन को फोर्स ज़्यादा है। वर्टिकली मूव कर रही है, तो जिस डायरेक्शन को ये मूव कर रही है उस डायरेक्शन की तरफ को इसका फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेट कर रही है तभी भी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। सवाल है, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। तो अभी हमने पढ़ा है मेटासेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर हमने पढ़ा था। मेटा सेंटर क्या होता था, जब किसी भी बॉडी को हम स्मॉल टिल्ट देते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ बुएंसी है वो चेंज हो जाता है। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मान लीजिए, और अब जो नया सेंटर ऑफ बुएंसी है वो ये है। सेंटर ऑफ बुएंसी इज व्हाट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जो हमारा सेंटर ऑफ बुएंसी है, यहाँ पे हमारा बुएंट फोर्स एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ बुएंसी जो बुएंसी बुएंट फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जहाँ पे वर्टिकल एक्सेस ऑफ द बॉडी को मीट करता है उसको हम मेटा सेंटर कहते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट हम कहते हैं GM को। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड जो मेटा सेंटर में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन हॉलो कोन लाइज ऑन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री एट अ हाइट ऑफ। ठीक है, तो एक हॉलो कोन है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितना होगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इसमें कोई भी समझने जैसी बात नहीं है। जो हॉलो कोन है ये पता नहीं कैसा आ गया SSC JEE में, ऐसे सवाल आते नहीं जनरली, बट एक आया है सवाल। तो हॉलो कोन में मान लीजिए h हाइट का हॉलो कोन है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बेस से वो होगा h/3 डिस्टेंस पे। वहीं अगर सॉलिड कोन है तो उसके केस में जो हमारा हॉलो कोन का मतलब बीच में से खाली है, जैसे हमारे पास कागज़ होता है ना, कागज़ को हम मोड़ के कोन बना देते हैं, उसी को हम हॉलो कोन कहेंगे। लेकिन अगर सॉलिड कोन है h हाइट का, तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से h/4 की हाइट पे होगा। ठीक है, तो हॉलो कोन मतलब ट्रायंगल में भी, यहाँ पे ट्रायंगल में भी बेस से h/3 की हाइट पे ही होता है, तो हॉलो कोन में भी h/3 की हाइट पे ही है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ द टोटल हाइट अबव बेस। सवाल है, द टाइम ऑस्सिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। तो ऑस्सिलेशन टाइम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं T से। इट इज इक्वल टू 2π√k² डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इंटू मेटासेंट्रिक हाइट GM। मेटासेंट्रिक हाइट अभी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर। K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। इट इज इक्वल टू √I डिवाइडेड बाय A। ठीक है, A क्या है, सरफेस एरिया। मान लीजिए हमारी कोई बोट है, ठीक है, हमारी बोट है कोई, ये नदी में तैर रही है। ठीक है, तो बोट की डेप्थ हो गई D, बोट की विड्थ हो गई B, और बोट की लेंथ हो गई L। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर वाले सरफेस को ले रहे हैं, तो ऊपर वाला सरफेस इसका होगा कुछ ऐसा, ये हो गई लेंथ बोट की, हो गई विड्थ। ठीक है, तो जो हमारी बोट है वो इस एक्सेस के अराउंड क्या करेगी, टिल्ट ऐसे 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 करके टिल्ट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जो हमारा I है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता था रेक्टेंगल के केस में, BD³ डिवाइडेड बाय 12। ये BD³ डिवाइडेड बाय 12 कब होता था, जब हमारे रेक्टेंगल ये है डेप्थ और ये है विड्थ। ठीक है, अभी यहाँ पे इस केस में क्या है, ये जो विड्थ है इसकी जगह पे है लेंथ, और जो डेप्थ है इसकी जगह पे है B। ठीक है,
तो इस केस में जो हमारा आई होगा इट विल बी व्हाट, एल बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द बोट इंटू विड्थ ऑफ द बोट का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ए है ये एल इंटू बी, जो हमारी बोट है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही ये एरिया है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऑसिलेशन टाइम जो है ये मेटासेंट्रिक हाइट जब बढ़ेगी तो इस पर क्या असर होगा। जब हमारा जीएम है ये इंक्रीज़ होगा तो जो टोटल वैल्यू है डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जीएम है ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जो हमारा टाइम ऑफ ऑसिलेशन है डिक्रीज़ कर जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर दे रखा है हमें, ठीक है। इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद इमर्सिंग डेप्थ इज 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसकी इमर्सिंग डेप्थ है 0.5 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक इन किलो न्यूटन इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसमें भी हमें लगाना है व्हाट, वेट इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट। वेट हमें निकालना है, वेट हमें निकालना है। बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब रो किस में है, वाटर में ही है, तो वाटर की डेंसिटी होगी 1000, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। यूनिट वेट क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो जी। तो रो जी की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम सीधे 10 किलो न्यूटन का मतलब क्या हो गया, 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हम सीधे लिख देंगे रो जी को 10,000, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज, ये 2 दे रखा है 2, ये दे रखा है 1 मीटर, और ये डेप्थ दे रखी है 1 मीटर, लेकिन फ्लूइड में बस 0.5 मीटर ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ये जो फ्लूइड में जितना इसका इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0.5, ठीक है। तो 0.5 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10,000, ठीक है। 10,000 न्यूटन, हमें क्वेश्चन पूछा है किलो न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ द 90% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड ओनली 10% वॉल्यूम इज अबव द वाटर सरफेस, what is the density of the iceberg? The density of sea water is given as 1025 kg per meter cube। इसमें भी अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स, ठीक है। वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स इज व्हाट, रो जी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू व्हाट, वाटर में है ये, वाटर में डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन है 1025 दे रखी है 1025 kg पर मीटर क्यूब। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज व्हाट, इफ द 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इमर्स्ड इन द, तो 90% वॉल्यूम जो है आइसबर्ग का वो पानी के अंदर है, तो ये हो गया 0.9 ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। वेट ऑफ आइसबर्ग क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आइसबर्ग विल बी रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। तो immersed in the water and only 10% what is the density of the iceberg, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग निकालनी है, रो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा वेट ऑफ द आइसबर्ग, रो हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे वी आई से वी आई यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब रो हमें निकाल, यहाँ जी से जी भी कैंसिल हो गया, हमें रो निकालना है, तो रो जी कोस हो गया 1025 इंटू 0.9, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 922.5 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास क्वेश्चन है एन आइसबर्ग फ्लोट्स इन सी वाटर विथ 14% ऑफ इट्स वॉल्यूम प्रोजेक्टिंग अबाउट द सी सरफेस, इफ स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज 10,400, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग। तो अगेन ये सेम आर्कमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वेट इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स, ठीक है। तो वेट ऑफ द आइसबर्ग क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग हमें नहीं दे रखी है, इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग को हमने वी आई मान लिया। अब हमें दे रखा है जो सी वाटर है उसका स्पेसिफिक वेट दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू होता है रो जी। तो रो जी फॉर वाटर की वैल्यू दे रखी है 10,400। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, जो हमारा आइसबर्ग है उसका 14% हिस्सा पानी के ऊपर है, तो उसका नीचे कितना होगा, नीचे होगा 86% हिस्सा, तो ये हो जाएगा 0.86 VI। तो VI से VI कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट ऑफ आइस हो जाएगा 10,400 इंटू 0.86 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यही हमें निकालना था। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 8,944। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज कंसिडर्ड एज। तो जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, इसके फ्लो को हम 2 डायमेंशनल फ्लो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है इन स्टेडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज जीरो, बोथ आर जीरो और नन आर जीरो। तो लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा प्लस जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, इसको हम लिख सकते हैं ये जो कस्ट हो जाएगा यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। वैसे ही जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये होता है वी यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाय डेल वाई प्लस डब्लू डेल वी बाय डेल जेड प्लस डेल वी बाय डेल टी। वैसे ही एक्सीलरेशन इन जेड डायरेक्शन होता है यू डेल डब्लू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल डब्लू बाय डेल वाई प्लस डब्लू डेल डब्लू बाय डेल जेड प्लस डेल डब्लू बाय डेल टी, ठीक है। तो इसमें जो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं उसको हम कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो क्वेश्चन ने पूछा है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चेंज नहीं कर रही है। मान लीजिए वाटर है, वाटर पे जो हमारा यहाँ पे कोई फ्लूइड आ रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी है वो अगर सेम होगी, प्रॉपर्टीज़ जो सेम होंगी, तो हम उसको कहेंगे स्टेडी फ्लो, ठीक है। स्टेडी फ्लो का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी है इट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डेल यू बाई डेल टी इज जीरो, डेल वी बाई डेल टी जीरो और डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज जीरो, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो का मतलब है जो हमारा लोकल एक्सेलरेशन है इट इज जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये डेल यू बाई डेल टी जीरो होगा, डेल वी बाई डेल टी जीरो होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी जीरो होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल्व इज बीइंग ओपनड और क्लोज्ड ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो हमारा पाइप है उसकी वॉल्व हम धीरे धीरे खोलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए पॉइंट है,
तो पहले इस पर कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन अब हमने और वॉल्व खोल दिए तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और खोल दी वॉल्व तो और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो हमारी वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर, वहाँ वो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टेडी फ्लो होता है उसमें जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये जो केस है वो अनस्टेडी फ्लो का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। अब ये बोल रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, ये बोलती है कि अगर जो हमारा फ्लो हो रहा है किसी सेक्शन से, तो जो मास इनसाइड होगा इट विल बी द मास आउटसाइड, मतलब जितना मास ऑफ फ्लूइड ये इस सेक्शन से क्रॉस होगा उतना ही बाहर भी आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास। वहीं जो मोमेंटम है, मोमेंटम पे कौन सी इक्वेशन बेस्ड होती है, ऑयलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन जो होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन क्वेश्चन आ गया ऐसा तो ऑयलर्स इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स कंटिन्यूटी इक्वेशन जो ये इक्वेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला सवाल है, इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ लिक्विड इफ अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट विच सेटिस्फाई द रिलेशन ये डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 देन द फ्लो इज, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए एक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो जो हमारा जो वेलोसिटी इन एक्स और वाई और जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इट इज़ माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, और वेलोसिटी इन डब्ल्यू डायरेक्शन इज मतलब जेड डायरेक्शन इज माइनस डेल फाई बाय डेल जेड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी फंक्शन इज अ फंक्शन of displacement in x, y and z direction such that velocity in x direction is equals to negative of differentiation of this velocity function with respect to x, and this velocity in y direction is equals to negative of partial differentiation with respect to y, and velocity in z direction is equals to negative of partial differentiation with respect to z, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी फंक्शन। तो अब वेलोसिटी, अब हमें पता है जब हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, अभी हमने पढ़ी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0 होती है। अब स्टीडी फ्लो में क्या होता है, जो हमारा स्टीडी फ्लो में कोई भी क्वांटिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो के लिए जो डेल रो बाय डेल टी है इट इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, रो को बाहर निकाल के इस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम फॉर स्टेडी फ्लो लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है फॉर इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये इक्वेशन है स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में ये होगा हमारी स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम लोग अपनी जो ये वैल्यूज़ हैं u, v और w की वैल्यूज़ हैं, हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब रखेंगे तो तब जो हमारी इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये स्टीडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, स्टीडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। ठीक है, और एक और बात हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अब इस इक्वेशन में हम ये रखेंगे, जब यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और u की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा हाफ ऑफ डेल बाय डेल एक्स, v की जगह हमने रख दिया माइनस डेल फाई बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल वाई, u की जगह हमने रख दिया माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, ये भी हो गया डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स डेल वाई, ये हो गया डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स डेल वाई, तो ये दोनों कट जाएंगी, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। किसी भी जो 2 डायमेंशनल फ्लूइड है अगर उसका पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, दैट मीन्स वो जो होगा वो इरोटेशनल होगा। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और जो हमारे एंगुलर वेलोसिटी है इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना, आपसे अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बस यही पूछेगा कि जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन फाई होता है उसके केस में इन 4 ऑप्शन में से क्या चीज़ फिजिबल होती है, तो आपको सीधे टिक कर लेना है कि जो हमारा फ्लो है वो इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल होगा, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है 1 डायमेंशनल फ्लो इज वन विच ऑप्शन इज यूनिफॉर्म, इज स्टेडी यूनिफॉर्म, देन टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, देन इन्वॉल्व 0 ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल फ्लो का मतलब है कि उसमें जो भी फ्लो होंगे, जो भी कंपोनेंट होंगे फ्लो के, जो भी चीज़ें होंगी वो बस एक ही डायरेक्शन में होंगी। मतलब अगर वेलोसिटी होगी तो बस एक्स ही डायरेक्शन में होगी, उसकी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व 0 ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो। ठीक है, ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर हो सकता था, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन्स, बट जो मोर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, विच मीन्स इन्वॉल्व्स 0 ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ फ्लो। अगला क्वेश्चन है फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप। इस टेपरिंग पाइप कैसा होता है जिसकी जो एरिया है वो घटता जाता है। ठीक है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है ग्रेजुअली, उसको हम कहते हैं टेपरिंग पाइप। तो इसमें फ्लो एट कांस्टेंट रेट, जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट है थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज, ऑप्शन इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, देन ऑप्शन बी इज स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, देन अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म, देन अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो इसमें किसी भी एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमेशा जो भी फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा, ये फ्लूइड आया फिर ये चले गया फिर ये आया, तो इस पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट ही रह रही है, तो स्टेडी होगा। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू अगर हम स्पेस देखें, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पर फ्लूइड है। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो यह केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता होगा, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस अगर हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, लेकिन अगर चेंज कर रही है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सो दैट्स इट। ऑलराइट गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, गंदी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस देखने के लिए और बाकी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।